तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बी ओरिजिनल में। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। क्लास 11 का चैप्टर है वो तो ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव लेवल का तैयारी आगे करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तब भी। तो मैं आशा करूंगा कि भाई आप इस चैप्टर को कम समय में पूरा कंप्लीट करोगे, साथ ही साथ आपका शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पे तैयार हो जाएगा। सेम यही PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है भाई थर्मोडायनामिक्स। तो अच्छा, एक बात बताओ कि पहले थोड़ा सा नाम में खेलते हैं। थर्मो का मतलब क्या होता है भैया? थर्मो का मतलब होता है ना हीट। थर्मो का मतलब होता है हीट। डायनामिक्स का मतलब होता है ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर होना। ठीक है ना? हीट का क्या होना? हीट का होना ट्रांसफर। हीट के ट्रांसफर का अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वह जिस ब्रांच में करेंगे ना, उसी का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। आई होप क्लियर है। पहले नाम से हमने खेला क्या, थर्मोडायनेमिक्स किसे कहते हैं। थर्मो मतलब हीट का ट्रांसफर का अगर हम किसी में स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे क्या, थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले आप देखो इसकी डिफिनीशन, डील विद द इंटरेक्शन ऑफ वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जब भाई एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम किस चीज़ का अध्ययन करेंगे भैया, बताना। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट का ट्रांसफर का ही स्टडी करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। देखो, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए हमें 3 टर्म हमारे सामने आएंगी। वो तीनों टर्म कौन कौन सी हैं? एक टर्म उसमें से हमारी क्या है, सिस्टम। एक टर्म में क्या है, सिस्टम। दूसरे का नाम क्या है, सराउंडिंग। तीसरे का नाम है बाउंड्री। सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री, 3 चीज को समझ लेते हैं, चैप्टर इसी के बीच घूमेगा। देखो, सिस्टम किसे कहते हैं? जैसे मान लो जिस चीज के ऊपर हमें थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना, हीट का अध्ययन करना है, स्टडी करना है, उसको तो बोलेंगे हम क्या, सिस्टम। पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब कि यूनिवर्स का वह पार्ट जिस पे हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन मतलब कि स्टडी करेंगे, वह तो होगा सिस्टम। सराउंडिंग कौन होगा भैया? सराउंडिंग सिस्टम के बाहरी वाला जो पार्ट है, सिस्टम के बाहर का जितना पार्ट है, सबको क्या बोलेंगे हम, सराउंडिंग। क्या, रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम, क्या बोलेंगे उसको, सराउंडिंग। अब सिस्टम को और सराउंडिंग को एक ऐसी इमेजिनरी बाउंड्री होगी जो कि उसको सेपरेट कर रही होगी। क्या, सिस्टम को और सराउंडिंग को एक बाउंड्री होगी जो उसको सेपरेट कर रही होगी, उसी को क्या बोलेंगे भैया, बाउंड्री बोल देंगे। कुछ नहीं था यहाँ पे, यहाँ तक कुछ नहीं था। मैं बस हाव हाव बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, कुछ था नहीं यहाँ तक। कि सिस्टम किसे हम बोलते हैं भाई, कि जिसके ऊपर हम स्टडी करेंगे। सिस्टम के अलावा जो भी होगा यूनिवर्स में, उसको हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। सिस्टम को और सराउंडिंग को जो सेपरेट करेगा, उस बाउंड्री को ही क्या बोलेंगे, बाउंड्री बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर? अब देखो आगे यहाँ पे देखेंगे किसको हम भाई, यह जो आगे देखेंगे हम किसको, सिस्टम को। सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे सिस्टम को। ये जो सिस्टम है ना, ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है ना? सिस्टम जो है हमारा 3 प्रकार का हो सकता है। पहला जो प्रकार उसका होगा, ओपन टाइप का सिस्टम होगा, खुला होगा। दूसरा क्या होगा, क्लोज्ड होगा। कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। तीसरा होगा आइसोलेटेड। आइसोलेट का मतलब होता है ना, आप एकदम अकेला समझ लो, किसी दुनिया देश दुनिया से मतलब नहीं है। तीसरा क्या होगा, आइसोलेट। तो ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेट, 3 प्रकार के होते हैं सिस्टम। अब बताओ, एग्जाम्पल समझेंगे। अगर ओपन सिस्टम है, घर में चाय बनती है, कप में चाय पीते हैं हम, तो ऊपर से ढकी नहीं होती ना कप, तो उसको बोलोगे ओपन सिस्टम। तो चाय आप रख दोगे, कुछ टाइम बाद ठंडा हो जाएगी। कैसे ठंडा हो रही है? क्योंकि उसका टेम्परेचर जो भी है इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से अलग है, तो टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण हीट का ट्रांसफर होता है हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। ठीक है ना? एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है उसके कंपेरिजन में, तो वहाँ से क्या करते हैं, हीट का ट्रांसफर होकर ठंडा हो जाता है कुछ टाइम बाद चाय। तो इसमें क्या होता है ना, एनर्जी का और मैटर का दोनों का ट्रांसफर हो सकता है, कैन एक्सचेंज। क्या लिखा है, कैन एक्सचेंज। लेकिन अगर वहीं पे हम क्लोज का बात करें, चाय हमने भर के लेके आया, उसको ढक दिया ऊपर से, अब सिस्टम कैसा बन गया हमारा, क्लोज सिस्टम बन गया। लेकिन देखो, आज भी उसकी बाउंड्री के तहत, उसके बाउंड्री से हीट का ट्रांसफर हो जाएगा आराम से। हीट का ट्रांसफर आराम से हो जाएगा, लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा। पहले क्या हो रहा था, चाय भाप के साथ ऊपर जा रहा था ना, तो उसका मैटर भी जा रहा था बाहर, जब सिस्टम ओपन था। जब सिस्टम को हमने क्लोज कर दिया, क्लोज करते ही हीट का ट्रांसफर होगा, हीट का ट्रांसफर होगा, लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा। तो यह हो गया हमारा क्लोज में। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है ना ही हीट ट्रांसफर करेगी और ना ही यहाँ पे मैटर का ट्रांसफर होगा। क्या बोलेंगे उसको, आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ तक क्लियर है? आगे 2 चीज़ और पढ़ना होता है। एक को बोलते हैं हम स्टेट फंक्शन, दूसरे को बोलते हैं पाथ फंक्शन। बहुत ईजी है, पाथ फंक्शन से ही आइडिया हो जाएगा। जैसे मान लो हमने 2 पॉइंट बोले, यहाँ पे देखो,
1 पॉइंट 2 पॉइंट, नंबर ए बोल रहा हूँ, इसको नंबर बी बोल रहा हूँ। हमने 2 पॉइंट ले लिया। इन दोनों पॉइंट पे मैं क्या करना है ना कि पता करना है कि इसमें से कौन सा स्टेट का फंक्शन है और कौन सा पाथ फंक्शन। एकदम ईजी है इसको पता करना। अगर मान लो ना कि यहाँ का निकालो हीट, यहाँ का निकालो हीट, अगर देखो कि इनका इनिशियल और फाइनल स्टेट का जो सिस्टम है, ठीक है ना, अगर वो क्या कर रही है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो भाई कैसे भी यहाँ से यहाँ पे ऐसे जा, चाहे घूम फिर के यहाँ से यहाँ तक कैसे भी इस पॉइंट पे पहुँचो, तो अगर पाथ पे डिपेंड नहीं है ना ये, तो इसको हम बोलेंगे स्टेट फंक्शन। लेकिन अगर हमें यहाँ से यहाँ तक जाने में अलग एनर्जी लग रही है, यहाँ से घूम के जा रहे हैं तो एनर्जी ज़्यादा खर्च हो रही है, तो अगर ऐसा प्रोसेस हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। ध्यान से बस इस बात को ध्यान देना, पाथ फंक्शन में होगा ना वो पाथ पे डिपेंड करेगी, कैसा पाथ है, किस रास्ते से आप जा रहे हो वहाँ पे। लेकिन अगर स्टेट फंक्शन है तो वह इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा, तो भाई कैसे भी जाओ वो बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करेगा। तो ये हम समझ लिए स्टेट फंक्शन को और पाथ फंक्शन को। दोबारा बताना पड़ेगा तो कमेंट करके बताना। देखो मैं प्रयास कर रहा हूँ ना कि थोड़ा सा वैसे समझाऊँ कि जैसे आप बेसिक से समझ जाओ पूरा, लेकिन यह जो तरीका है पढ़ाने का ना मेरा, मैं वन शॉट में मतलब यह मान के पढ़ा रहा हूँ कि आप पहले से कुछ ना कुछ जानते हैं। जैसा भी होगा भाई आप कमेंट करके बताओगे, जो भी जैसे भी करना होगा डिटेल में चाहे वन शॉट में, जैसे भी मैं आपको यहाँ पे करवाने का प्रयास करूँगा। तो पाथ फंक्शन पढ़ लिया। उसके बाद हमें पढ़ना होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस कुछ होते हैं, एक होती है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में हम 2 प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरे को बोलते हैं हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, नाम से ही खेलना है यहाँ पे हमें नाम से ही खेलना है कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी ना, इसके पहले देखो एक्स आ रहा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या आ रहा है, इन आ रहा है, IN। तो हमें 2 बात को ध्यान देना है, मैटर का और मास का, मैटर का और मास का, ठीक है ना, क्या है भाई ये दोनों ना, मैटर का और उसके साइज का और मास का ध्यान देना है, ठीक है ना। मैटर मतलब कि साइज का और मास का ध्यान देना है। 2 चीज़ को सोचना है, साइज मास माइंड में कर लो। ये देखो इसको ट्रिक भी समझ सकते हो, ठीक, इसको आप ट्रिक भी समझ सकते हो। कैसे ट्रिक समझोगे कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव हमसे क्वेश्चन में पूछते हैं ना कि यह प्रॉपर्टी कौन सी इसमें से एक्सटेंसिव है और कौन सी इसमें से इंटेंसिव है, तो हम कैसे बताएंगे। अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी ना, इंटेंसिव, उसके नाम में इन आ रहा है, मतलब कि ये इंडिपेंडेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट है मास के ऊपर और साइज के ऊपर। साइज तुम चेंज करो, मास चेंज करो, घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। लेकिन अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो तो वो डिपेंड करेगी साइज और मास के ऊपर। एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। देखो जैसे अगर मैं बात करता हूँ वॉल्यूम की, ठीक ना, वॉल्यूम की बात करता हूँ। वॉल्यूम का भाई कैसे बताते हैं, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपन में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपन में डेंसिटी। वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास अपन में डेंसिटी। ठीक, बताना क्या है हमको, वॉल्यूम। तो देखो डेंसिटी छोड़ो, लेकिन मास की अगर मैं बात करूँ, मास पहले 1 kg का मास था, पहले 1 kg का मास था, बीच में से हमने उसको काट दिया, कितना बचा, आधा kg और आधा kg। अब क्या हो गए, अलग अलग हो गए, आधा अलग हो गया, आधा अलग हो गया। तो यह मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो बोलेंगे इसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल लेता हूँ हीट का। जिस रूम में मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस रूम का टेम्परेचर मैं अभी मान रहा हूँ कि 30 डिग्री, ज़्यादा मान लिया, 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 40 डिग्री सेल्सियस इस रूम का टेम्परेचर है, क्योंकि गर्मी हो रही है, मुझे दिख रही होगा आपको। तो 40 डिग्री सेल्सियस अगर इस रूम का टेम्परेचर है, तो अगर मैं इस रूम के बीच में से, एकदम बीच में से क्या कर दूं, एक सेपरेशन बना दूं, दो दीवार लगा दूं, आधा करके आधा आधा काट दूं रूम को, तो क्या अब बगल वाला जो रूम बनेगा जहाँ पे मैं बैठा हूँ, वहाँ का टेम्परेचर अलग होगा? नहीं होगा भाई। तुम कुछ भी कर लो, टेम्परेचर क्या है, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड ही नहीं करती है। ठीक है ना, तो टेम्परेचर हो गया हमारा। दूसरा देख लो प्रेशर। जितना प्रेशर इस रूम में अगर मान लो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो जितना प्रेशर यहाँ पे है ना, रूम को आधा आधा काट दूं, उतना प्रेशर उधर भी होगा। तो ऐसे हमें देखना है, मास और साइज को देखना है आधा आधा काट के कि चेंज हो रही है कि नहीं चीज़ें। अगला एग्जांपल एक और मैं यहाँ पे लेता हूँ कि यहाँ पे हीट कैपेसिटी को आप याद कर लेना। एक अभी आगे पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी क्या होती है। अब देखो आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम प्रोसेसेस को। ठीक, प्रोसेस देखो आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, एडियाबैटिक और साइक्लिक, इतने प्रोसेस हमको पढ़ने हैं। आइसोथर्मल का मतलब होता है ना कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल में। आइसोकोरिक में जो होता है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोबेरिक में बार बार आ रहा है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट होता है।
एडियाबेटिक का मतलब यहाँ पे हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। साइक्लिक मतलब एक साइकिल पूरा चक्कर लग रहा है। अगर मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर में अगर चेंज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे पता, इसको ध्यान समझो। अगर किसी चीज़ को हम कांस्टेंट बोल दो, पाँच क्या है, कांस्टेंट है, तो 5 का अगर मैं क्या करूँ, चेंज निकालूँ, तो 5 - 5 जीरो। सेम वही अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी जो होगा यहाँ पे जीरो होगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी हमारा जीरो होगा। प्रेशर कांस्टेंट डेल्टा पी जीरो होगा। ठीक, अगर समझ आ गया होगा आपको यहाँ पे। अब देखो पढ़ेंगे दो प्रोसेस, एक रिवर्सिबल प्रोसेस, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस किसे बोलते हो भाई? रिवर्सिबल एक ऐसा प्रोसेस है जिसको अगर जैसे मान लो रिएक्शन आगे जा रही है तो पीछे भी आएगी। ठीक, इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर रिएक्शन आगे जा रही है तो आगे ही जाएगी, पीछे आने की संभावना नहीं है। तो इस प्रकार हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को समझ सकते हैं। तो अगर रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको बात ध्यान देना है कि यह एक स्लो प्रोसेस होता है, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है यह फास्ट प्रोसेस होता है। At any time, system and the surrounding are in equilibrium. No equilibrium between the system and the surrounding. सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं होता। अगर यहाँ पे पी सिस्टम, ये दोनों फार्मूला कोई काम का नहीं है खैर, लेकिन अगर चाहें तो आप याद रख सकते हैं इसको। अब आगे हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जिसको हम कैपिटल यू या कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। अब इंटरनल एनर्जी हम कैसे बजानेंगे कि यह इंटरनल एनर्जी है? तो सम ऑफ ऑल मॉलिक्यूल लेवल एनर्जी, जो भी मॉलिक्यूल अगर उसके हम पूरी एनर्जी को अगर देखें ना तो उसको हम बोलते हैं उसके अंदर की इंटरनल एनर्जी। यह क्या है? स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होती है। स्टेट फंक्शन किसे कहते हैं? पीछे हम पढ़ के आ रहे हैं कि यह पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है ना, यह पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। मतलब आप क्या करो, इनिशियल पॉइंट का निकाल लो और फाइनल पॉइंट का निकाल लो, वही क्या होगा आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट निकाल लो, वही इसकी इंटरनल एनर्जी आराम से हो जाएगी। लेकिन ये डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर एंड एक ऐसी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दो बातें यहाँ से ध्यान देना इंटरनल के लिए। क्या क्या कि सबसे पहले तो जितनी किसी भी मॉलिक्यूल की पूरी जितनी एनर्जी है उसको तो हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, लेकिन साथ में अगर बात करें कि वह स्टेट फंक्शन होती है। दूसरा डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। तीसरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी होती है। इसका जो हमारा इक्वेशन याद करना है, डेल्टा यू जो होता है, डेल्टा यू जिसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, यह होता है CV डेल्टा टी। आगे यहाँ पे n लगा दिया, मतलब n मोल के लिए बात की जा रही है। फॉर केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है तो उसके लिए आप इस नीचे वाले फार्मूलों को याद कर सकते हो। क्या करेंगे हम, अगर हमें इंटरनल एनर्जी निकालना है तो उसका प्रोडक्ट का जो पार्ट है और उसका रिएक्टेंट के पार्ट में से माइनस कर दोगे तो वह निकल जाएगा चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। हीट की बात करते हैं, Q से डिनोट करते हैं इसको। एनर्जी एक्सचेंज ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। Q इक्वल टू होता है C डेल्टा टी, Q इक्वल टू होता है NCM डेल्टा टी, Q इक्वल टू होता है MS डेल्टा टी। देखो तीनों बातें यहाँ पे अलग अलग हो गई। Q इक्वल टू C डेल्टा टी ना, यहाँ पे जो C है यह तो ठीक है भाई, कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन यहाँ पे जो इसको क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे C कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे C क्या है, हीट कैपेसिटी है। यहाँ पे क्या है, हीट कैपेसिटी। यहाँ पे जो C है ना, ये अभी हीट कैपेसिटी है, लेकिन इसके आगे M लगा है, मतलब कि ये मोलर हीट कैपेसिटी है। यहाँ पे S लगा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। इसके आगे जो स्मॉल m लगा है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस है। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ था। यहाँ पे जो C है ना, यह क्या है आपका हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करिए। अब अगर हम बात करें वर्क जो होता है, दो प्रकार का होता है, एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, दूसरा होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो आप क्या करोगे, उस केस में इंटीग्रेशन करोगे। ठीक, इंटीग्रेशन करके वैल्यू निकालोगे। कैसे, P एक्सटर्नल इंटू DV। P एक्सटर्नल टेम्परेचर, सॉरी यह क्या है, प्रेशर है, प्रेशर इंटू DV किया, मतलब कि उसके वॉल्यूम के साथ डिफ्रेंसिएशन किया गया है। अगर हमें इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क निकालना है, सिंपल है, आप क्या करो, -P एक्सटर्नल और उसके चेंज इन द वॉल्यूम का करके निकाल दो। लेकिन सबसे बड़ी बात फंसती है यहाँ पे साइन कन्वर्जन की। साइन कन्वर्जन यहाँ पे इजी है, आराम समझना। देखो यह हो गया सिस्टम, सिस्टम के अलावा बाहर जो भी दिख रहा है यह क्या हो गया आपका सराउंडिंग, यह हो गया आपका सराउंडिंग। लेकिन साथ ही में यह जो बाउंड्री दिख रही है यही बाउंड्री होगी आपकी। तो अब देखो यहाँ पे सिस्टम के बारे में सोचना है। अगर सिस्टम के ऊपर कार्य किया जाएगा, सिस्टम के ऊपर अगर कार्य किया जाएगा
तो वह पॉजिटिव होगा भाई, सिस्टम के ऊपर कार्य किया जा रहा है, रख ले रहा है। लेकिन सिस्टम अगर खुद कार्य करना स्टार्ट करे तो उस अपने क्या करेगा, एनर्जी को लॉस करेगा, मतलब निगेटिव। सेम में आपको ध्यान देना है कि अगर कोई कार्य हो रहा है, वर्क हो रहा है, वो सिस्टम को ऊपर हो रहा है, गर्मी हो रही है, सिस्टम को ऊपर हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्या भाई, उसको हम बोलेंगे उस टाइम पे हम पॉजिटिव साइन लेंगे। अगर वही सिस्टम खुद कार्य कर रहा है, सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, निगेटिव साइन। कन्वर्जन इसका इजी हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसको बोलते हैं फ्लोट, एक फार्मूला है, आपको सिंपल सीधे याद ही होगा, नहीं तो याद है याद कर लो अभी। डेल्टा यू इक्वल टू होता है क्यू प्लस डेल्टा डब्लू, डेल्टा यू इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्लू। यह क्या करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। मतलब कि एनर्जी वाला जो चीज़ है ना, कि एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती, ना डिस्ट्रॉय की जा सकती, बस इसको हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यही बताता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस फार्मूला से उसको हम क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू से। वर्क डन इन द वेरियस प्रोसेस, अगर वही आइसोक्लोरिक प्रोसेस होगा तो डब्ल्यू इक्वल टू हम क्या पढ़ के आ रहे हैं, डब्ल्यू इक्वल टू पढ़ के आ रहे हैं माइनस पी डेल्टा वी। आइसोकोरिक प्रोसेस है तो डेल्टा वी जीरो हो गया, डेल्टा वी जीरो तो यहाँ पे पी जीरो, मतलब कि वर्क कितना आ गया हमारा जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क जीरो होता है। आइसोबेरिक में प्रेशर क्या है, जीरो। प्रेशर को हमने यहाँ पे जीरो जैसे पुट किया, प्रेशर यहाँ पे जीरो पुट किया, तो यहाँ पे यह भी प्रेशर अगर हमारा जीरो है तो वर्क कितना आएगा, माइनस पी वी टू माइनस वी एम। कैसे, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा पी की बात हो ही नहीं रही है। क्या फार्मूला क्या होता है हमारा, पी डेल्टा भी होता है ना, तो प्रेशर जीरो है, ना कि चेंज इन प्रेशर, ठीक है ना। सॉरी, आइसोबेरिक में मतलब है यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, डेल्टा पी होता है जीरो ना। तो यहाँ पे आइसोबेरिक की बात कर रहे हैं तो पी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो पी को बाहर कर दीजिए आप, सिंपल। फ्री एक्सपेंशन, अगर एक्सपेंशन फ्री है तो वहाँ पे पी एक्सटर्नल जीरो होगा। पी एक्सटर्नल अगर जीरो है तो वर्क डन यहाँ पे जीरो होगा, डेल्टा यू जीरो होगा और क्यू जीरो होगा। इजी था। आइसोथर्मल की बात करें तो डेल्टा टी की वैल्यू जीरो, जैसे डेल्टा टी की वैल्यू आप जीरो करोगे तो डेल्टा टी जो होता है ई के बराबर माना जाता है, तो डेल्टा यू भी आपका जीरो हो जाएगा, क्यू बराबर क्या आ जाएगा आपका, माइनस डब्ल्यू। ठीक है ना, इस बात को आपको यहाँ से ध्यान देनी है। यह फार्मूला सीधे आपको याद ही करना है रिवर्सिबल प्रोसेस का, और इरिवर्सिबल प्रोसेस छोटा ही, ज़्यादा कठिन नहीं है। रिवर्सिबल प्रोसेस में माइनस एन आर टी एल एन, या क्या है एल एन वी टू अपन में वी वन। इरिवर्सिबल में माइनस पी एक्सटर्नल एन आर टी अपन में पी टू माइनस एन आर टी अपन में पी वन। सिंपल फार्मूला, दोनों को आप याद कर सकते हैं। एडियाबैटिक के लिए, एडियाबैटिक में क्या होगा, हमारा हीट ही जीरो होती है। डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, क्यू प्लस डब्लू। तो यहाँ पे क्यू जीरो हो गया तो क्यू यहाँ पे हम जीरो पुट कर देंगे, तो क्यू इक्वल टू क्या आ गया, डब्लू। डब्लू डब्लू वर्क डन हमारा क्या है, इंटरनल एनर्जी पढ़ के आ रहे हैं, एन सी बी डेल्टा टी, पीछे पढ़ के आ रहे हैं अभी। तो डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ से क्या लिखते हैं, पी टू माइनस पी टू वी टू माइनस पी वन, वी वन अपन में गामा माइनस वन। गामा यहाँ पे क्या आ गया, गामा की बात अभी यहाँ शुरू हो गई। गामा को हम यहाँ पे, गामा को लिखते हैं सी पी अपन में सी बी, सी पी अपन में सी बी। सी पी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट प्रेशर पे बात की जा रही है। यह क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम पे। सी पी माइनस सी बी अपन में सी पी माइनस सी बी अपन में आर, और इक्वल टू आर। ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी चल रहा है ना फार्मूला बेस्ड है सारे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही चल रहे हैं। फॉर रिवर्सल प्रोसेस के लिए अगर देखें एडियाबैटिक के लिए, दो चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, फार्मूला काम आएगा, पी वी की पावर गामा है, कॉन्स्टेंट होता है आइडियल गैस के लिए, टीवी की पावर गामा माइनस और कांस्टेंट होता है आइडियल गैस के लिए। इंथैल्पी जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, स्टेट फंक्शन, ये जो होती है इंथैल्पी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे डिपेंड ऑन द टेम्परेचर पे। डेल्टा एच इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है। तो यहाँ से आप ये भी समझ गए, इस रिएक्शन को सीधे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन याद ही करना है, समझाने के लिए कुछ है नहीं, ये इतना समझाना होता है, साथ साथ समझाते चल रहे हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम बोलते हैं स्लॉट। इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, जिसमें क्या करती है, इनक्रीज करती है। डेल्टा एस जिसको हम एंट्रोपी बोल रहे हैं, सिस्टम की और सराउंडिंग को अगर जोड़ दोगे तो किसकी बन जाएगी, यूनिवर्स की बन जाएगी। यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होती है, अगर जीरो है तो रिवर्सिबल है, पॉजिटिव आ रही है तो स्पॉन्टेनियस है, अगर निगेटिव आ रही है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। एंट्रोपी जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, यह स्टेट फंक्शन होती है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मेजरमेंट द रैंडमनेस और द ऑर्डरनेस। एंट्रोपी क्या करती है, मेजर करती है रैंडमनेस को और ऑर्डरनेस को। जैसे गैस बहुत ज़्यादा रैंडम मतलब घूमती फिरती है, तो गैस की सबसे ज़्यादा होगी एंट्रोपी, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। अगर हम एंट्रोपी बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ाने पे, अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो टेम्परेचर क्या होगा हमारा, बढ़ेगा। तो डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपन में टी होता है, ठीक, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपन में टी होता है। यहाँ से यह फार्मूला आप एक याद करो, एक याद करो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि
P यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शन होता है वॉल्यूम के, तो यहाँ पे V2 अपन में V1 हुआ तो यहाँ पे P1 अपन में P2 हो जाएगा, और ये वाला तो सेम ही होगा। रिवर्सल फेज में अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें हम, तो यहाँ पे डेल्टा एस फ्यूजन डेल्टा एच अपन में टी होता है, डेल्टा एच वेपर अपन में टी बी। अब यहाँ पे फारक केमिकल रिएक्शन की बात करें, अगर हमें किसी की अगर एंट्रोपी का क्या निकालना है केमिकल रिएक्शन के लिए, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो कि निकल जाएगा। गिब्स एनर्जी की अगर बात की जाए तो जी जो होता है ना स्टेट फंक्शन होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जी इक्वल टू एच माइनस टी एस होता है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड द प्रेशर। डेल्टा जी जो होता है अगर वो कम है मतलब कि निगेटिव में है तो उसको बोलेंगे इनस्पॉन्टेनियस प्रोसेस। डेल्टा जी अगर जीरो है तो बोलेंगे एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर डेल्टा जी बड़ा है मतलब कि पॉजिटिव आ रहा है तो यह नॉन इनस्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो कि ऊपर हम पढ़ के आ रहे हैं। तो यहाँ से आप इस फार्मूले को याद करिए। अगर हम डेल्टा जी आपको निकालना है किसी रिएक्शन के लिए तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो, सिंपल यहाँ से निकल जाएगा। एक फार्मूला यहाँ से याद करना है, माइनस आर टी एल एन के। ठीक, जितना हमने पीछे बताया सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे, सारा का सारा कब कैसे क्या हुआ। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर को खत्म कर दिया है 21 मिनट के अंदर। अगला चैप्टर हमारा आएगा थर्मोकेमिस्ट्री। धन्यवाद।